नमस्कार विद्यार्थियों, वेलकम टू द क्लास ऑफ एमए फाइनल सोशियोलॉजी पेपर 1 यूनिट 3। आप सभी जानते हैं कि हम कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव संघर्षवादी परिप्रेक्ष्य का अध्ययन कर रहे हैं और मेरे पिछले वीडियो में हमने रैल्फ डेहरेनडॉर्फ का जो योगदान है इस परिप्रेक्ष्य को उसकी विवेचना प्रारंभ की थी। आज हम इस विवेचना का द्वितीय भाग देखने जा रहे हैं। मैं अनुपमा साहा, एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज सिरोही, राजस्थान। डेहरेनडॉर्फ्स व्यूज ऑन क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट, वर्ग और वर्ग संघर्ष के संदर्भ में डेहरेनडॉर्फ के विचार। डेहरेनडॉर्फ, लाइक कार्ल मार्क्स, प्रेजेंटेड अ मैक्रो लेवल कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। तो कार्ल मार्क्स के समान डेहरेनडॉर्फ ने भी संघर्ष का एक वृहद सिद्धांत प्रस्तुत किया था। Again, like Marx, he felt that conflict is inherent in the social structure and is at the basis of social life. तो मार्क्स के ही समान डेहरेनडॉर्फ की भी यह मान्यता थी कि संघर्ष सामाजिक संरचना के अंदर अंतर्निहित है और सामाजिक जीवन का आधार होता है। He, however, did not define class on the basis of economic factors. For him, all societies have some or the other power structure wherein authority is differentially distributed. तो डेहरेनडॉर्फ यद्यपि मार्क्स से प्रभावित रहे, लेकिन उन्होंने मार्क्स के समान वर्गों को आर्थिक आधारों पर परिभाषित नहीं किया था। उन्होंने यह कहा कि हर समाज में हम किसी न किसी रूप में शक्ति संरचना देखते हैं। शक्ति का कोई न कोई एक स्ट्रक्चर हर समाज में पाया जाता है और उस शक्ति संरचना में जो अथॉरिटी है या पावर है या सत्ता है वह असमान रूप से वितरित होती है। अर्थात कुछ लोग बहुत शक्तिशाली होते हैं, कुछ कम शक्तिशाली होते हैं, कुछ बिल्कुल शक्तिहीन होते हैं। तो समाज सत्ता संबंधों पर आधारित होता है और समाज में सत्ता का असमान वितरण होता है। द डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लासेस। तो ये सत्ता का जो असमान वितरण है लोगों के बीच, वही अलग अलग वर्गों को जन्म देता है। कॉन्फ्लिक्ट, द रूलर्स एंड द रूल्ड, संघर्ष, शासक और शासित। द कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी ऑफ डेहरेनडॉर्फ is based exclusively on the relations of authority. तो डेहरेनडॉर्फ का जो संघर्ष का सिद्धांत है वह मूलतः और पूरी तरह से सत्ता संबंधों पर आधारित है। Social organizations are imperatively coordinated associations rather than social systems. तो यहाँ बहुत एक महत्वपूर्ण बात डेहरेनडॉर्फ कह रहे हैं कि जो भी सामाजिक संगठन होते हैं वो वास्तव में इम्परेटिवली कोऑर्डिनेटेड एसोसिएशंस हैं। ऐसे संघ हैं जिनमें जो सत्ता संबंधों के द्वारा परिभाषित होते हैं और जिनमें सत्ता घूम घूम कर उन्हीं लोगों के हाथ में रहती है, यानी सत्ता कुछ व्यक्तियों, सीमित व्यक्तियों के बीच रोटेट करती है। ऐसे संघ होते हैं। Authority structure, which is an integral part of every social organization, leads to the formation of interest groups and inherent possibilities of conflict. तो फिर डेहरेनडॉर्फ एक और महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि सत्ता संरचना जो होती है वह हर सोशल ऑर्गेनाइजेशन की, हर सामाजिक संगठन का एक महत्वपूर्ण भाग होती है और जो सत्ता संबंध होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं कि जो भी समूह पैदा होते हैं, जो भी ग्रुप्स पैदा होते हैं, वे सब अपने व्यक्तिगत हितों के लिए काम करते हैं। तो इसलिए समाज के व्यापक हित में नहीं बल्कि अपने सामूहिक हितों के लिए, अपने समूह के हित के लिए ये ग्रुप्स काम करते हैं और इसलिए अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप्स पैदा हो जाते हैं, अलग अलग हित समूह पैदा हो जाते हैं और चूँकि उनके हित अपने समूह के हितों तक सीमित होते हैं, इसलिए इनके हितों के में टकराव की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, टकराव की संभावनाएं होती हैं। Thus, changes in the social structure are brought about by conflict between classes. तो चूँकि जो अलग अलग हित समूह हैं उनके हित अलग अलग हैं, हित परस्पर विरोधी होते हैं, हितों में टकराव होता है, इसलिए जो है समाज में बदलाव होता है। तो आपसी टकराव, हितों के टकराव के कारण, हितों के संघर्ष के कारण सामाजिक संरचना में बदलाव होते हैं।
Authority structure always involves relations of superordination and subordination. अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जहाँ कहीं भी सत्ता संबंध होंगे, जहाँ कहीं भी शक्ति संबंध होंगे, जहाँ कहीं भी एक अधिक ताकतवर, एक अधिक शक्तिशाली, एक अधिक सत्ताधारी होगा, वहाँ पर उच्चता व निम्नता के संबंध होंगे ही. वहाँ सुपर ऑर्डिनेशन यानी अधिक ताकतवर और कम ताकतवर इस तरह के रिलेशनशिप्स होंगे ही. It defines rights and duties, prescribes sanctions and enforces conformity. तो जहाँ सत्ता संबंध होंगे वहाँ पर कुछ अधिकार होंगे, कुछ कर्तव्य होंगे, कुछ अनुशस्तियाँ होंगी, कुछ सैंक्शंस होंगे और कुछ बाध्यताएं होंगी. तो अलग अलग जो समूह होंगे उनके लिए, उनके संबंध में कुछ तयशुदा अधिकार, कर्तव्य, अनुशस्तियाँ और बाध्यताएं होती हैं. The superordinate element by law or custom controls the behavior of the subordinate element. तो जो शासक तत्व होते हैं, जिनके पास सत्ता होती है, वे जो कम शक्तिशाली या सत्ताहीन होते हैं उन पर कानून के द्वारा या फिर प्रथा के द्वारा कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण स्थापित करते हैं. Thus, in every imperatively coordinated association, there is a differential distribution of authority, creating a dichotomy of positions of domination and subjection. तो हर इस तरह के संघ में जहाँ सत्ता असमान रूप से वितरित है, वहाँ पर एक डायकोटमी हो जाती है, क्लियर कट विभाजन हो जाता है शासक और शासित के बीच में. एक वर्ग शासक वर्ग हो जाता है जिसके पास सत्ता होती है और जिसकी सत्ता को कानून और या प्रथा की, नियमों की मान्यता मिली हुई होती है, और दूसरा जो होता है वो शासित होता है और जो कि कानून से या प्रथा से या नियमों से बाध्य होता है कि वह शासक वर्ग के अधीन रहे. This leads to the formation of two conflict groups, those who give orders and those who take orders. तो डेरेंडॉर्फ कहते हैं इस प्रकार सत्ता के असमान वितरण के कारण, और ये सत्ता जो होती है ये कानूनी सत्ता होती है, वैध सत्ता होती है. कानून के माध्यम से जो सत्ताधारी तत्व होते हैं उनकी सत्ता सुरक्षित हो जाती है. तो इस तरह से समाज दो वर्गों में विभाजित होता है, एक जो आदेश देते हैं और दूसरे जिन्हें आदेश मानना होता है. Thus, the two conflicting classes, the rulers and the ruled, as Dahrendorf calls them, are always in conflict due to incompatible interests. तो डेरेंडॉर्फ कहते हैं कि इस तरह से दो परस्पर विरोधी वर्ग, जिन्हें वे कहते हैं शासक और शासित, वे तैयार हो जाते हैं और ये हमेशा एक दूसरे के साथ संघर्ष की स्थिति में होते हैं क्योंकि इनके हित परस्पर विरोधी होते हैं. Since in all social organizations the structure of authority is the sole basis of conflict, it is impossible to eliminate conflict altogether. अब डेरेंडॉर्फ ये कहते हैं कि चूँकि सभी सामाजिक संगठनों में जो सत्ता संबंध हैं वही संघर्ष का कारण होते हैं, इस कारण संघर्ष को पूरी तरह से समाप्त करना मुश्किल होता है, क्योंकि कोई भी संगठन अगर होगा वहाँ कोई न कोई सत्ता संबंध अवश्य होंगे. बिना सत्ता संबंधों के कोई संगठन बन नहीं सकता. किसी न किसी तरह का तो अथॉरिटी स्ट्रक्चर, कोई पावर स्ट्रक्चर हर संगठन में चाहिए ही. और जैसे ही हम सत्ता संगठन बनाते हैं, सत्ता संबंध बनते हैं, वैसे ही संघर्ष की स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं. इसलिए संघर्ष को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता. The conflict could be latent or manifest, but is an important component of the social structure. वो कहते हैं ज़रूरी नहीं कि संघर्ष हमेशा सामने प्रकट रूप में दिखाई ही दे. कई बार वो लेटेंट होता है, कई बार वो प्रकट नहीं होता है, वो भीतर ही भीतर चलता रहता है. लेकिन चाहे छुपे रूप में हो चाहे प्रकट रूप में हो, लेकिन संघर्ष और तनाव और स्ट्रेन तो व्यवस्था का भाग होता ही है. वो व्यवस्था के अंदर अंतर्निहित होता है, वो सामाजिक स्ट्रक्चर के अंदर, संरचना के अंदर विद्यमान होता है.
Conflict may be regulated and their specific expressions may be temporarily contained, but conflicts cannot be done away with permanently. अब ये एक और महत्वपूर्ण बात डेरेंडॉर्फ जो मार्क्स से थोड़ा सा अलग हटकर है वो ये है कि ये हो सकता है कि हम संघर्ष को कुछ समय तक कुछ सीमा तक नियंत्रित कर लें या उनके प्रकटीकरण को, उनके विशिष्ट प्रकटीकरण को कुछ समय के लिए हम रोक दें, लेकिन संघर्ष को समाप्त कर देना ये संभव नहीं है, क्योंकि संघर्ष जो है वो सत्ता के असमान वितरण के कारण होता है और सत्ता का असमान वितरण हर सिस्टम में ज़रूरी होता है। हर सिस्टम में कोई शासन करेगा और कोई शासित होगा ही, उसके बगैर सामाजिक संरचना का बने रहना संभव ही नहीं है। और इसलिए चूँकि दो वर्ग रहेंगे ही, एक वर्ग शासन करेगा ही, दूसरा वर्ग शासित होगा ही, तो कॉन्फ्लिक्ट तो होगा, संघर्ष तो होगा। उसे हम कुछ सीमा तक कम कर सकते हैं, कुछ सीमा तक हम उसे नियंत्रित कर सकते हैं, उसके प्रकटीकरण को, उसके मैनिफेस्टेशन को हम कुछ समय तक रोक सकते हैं, लेकिन उसको पूरी तरह समाप्त हम नहीं कर सकते। चेंजेस रिजल्टिंग फ्रॉम क्लास कॉन्फ्लिक्ट आर एसेंशियली चेंजेस इन द अथॉरिटी सिस्टम। तो वो कहते हैं कि सामाजिक जो संघर्ष के कारण, वर्ग संघर्ष के कारण जो भी चेंजेस होते हैं वो वास्तव में सत्ता व्यवस्था में चेंज लाते हैं। द चेंज में मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन मैनी वेज। तो ये जो परिवर्तन होता है वो कई रूपों में हम देख सकते हैं, प्रकट होता है। सच एज रेवोल्यूशनरी ओवरथ्रो ऑफ गवर्नमेंट, या तो ये हो सकता है कि क्रांति के ज़रिए जो शासित वर्ग है वो क्रांति कर दे और चली आ रही सरकार को तख्ता पलट कर दे, उनको उठा करके फेंक दे। फॉर्मेशन ऑफ कोअलिशन एंड क्लास अलायंसेस, या हो सकता है कि कोई किसी तरह का समझौता हो जाए और जो शासित वर्ग है उसका भी कोई एक रोल जो है उसका भी कोई एक रोल हो जाए गवर्नमेंट में या सत्ता में, वो अपने लिए कोई एक स्थान चुन ले। तो कई बार शासक और शासित के बीच में किसी तरह का एक कोअलिशन हो जाता है, किसी तरह का एक गठबंधन हो जाता है, और इस तरह से जो है परिवर्तन देखा जा सकता है। और थ्रू अकोमोडेशन ऑफ द डिमांड्स एंड प्रपोजल्स ऑफ द अपोजिंग पार्टीज़, कई बार ऐसा होता है कि जो शासित वर्ग है उसकी जो मांगें होती हैं उनको स्वीकार कर लिया जाए और इस तरह से बदलाव कर दिए जाएं, शांतिपूर्ण ढंग से एडजस्टमेंट कर लिया जाए। तो कई तरीक़ों में यह परिवर्तन परिलक्षित होता है, या तो एक वर्ग पूरी तरह से उसका नाश हो जाए, उसको हटा दिया जाए, या फिर मामूली बदलाव किए जाएं, या तीसरे वर्ग को किसी तरह से एकोमोडेट कर लिया जाए, उसकी जो डिमांड्स हैं, उसकी जो नीड्स हैं उनको स्वीकार एक्सेप्ट कर लिया जाए। तो इस तरह से संघर्ष को डील किया जाता है, कॉन्फ्लिक्ट के साथ डील किया जाता है, या कॉन्फ्लिक्ट इन 3 अलग अलग तरीक़ों से अपने आप को प्रकट करता है। तो ये विचार हैं कॉन्फ्लिक्ट के संबंध में डेरेंडॉर्फ के। इस सिद्धांत की हम आलोचनात्मक व्याख्या अगले वीडियो में करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो प्रेजेंटेशन है वो उपयोगी लगा होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।